लोग इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन आपका यूपी स्पेशल की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। चलिएगा, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। और कल आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना मिल गई थी, एकदम सही और सटीक आंकड़े उसमें हैं, ठीक ना। आज एक नया टॉपिक है आपके सामने, और जो नया टॉपिक है आज का, इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे इसलिए हम दो टॉपिक पढ़ेंगे एक साथ। पहला तो होगा उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। उत्तर प्रदेश की क्या भूगर्भिक, उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। पहली बात तो ये हो गई, उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, ठीक ना। और उसके बाद भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना देख लेते हैं। भूगर्भिक संरचना का क्या तात्पर्य होता है? तो भूगर्भिक संरचना का मतलब है कि कहां पर किस प्रकार की चट्टान है या कहां पर किस प्रकार की का भूगर्भ पाया जा रहा है, ठीक ना। वहां पर मिट्टी है, चट्टाने हैं, वो किस प्रकार की है। अगर हमें भूगर्भिक संरचना समझ में आ गई तो हम वहां की फिर मिट्टी को पढ़ लेंगे, और मिट्टी समझ में आ गई तो वहां की हम फिर कृषि को समझ लेंगे, ठीक ना। और कृषि समझ में आ गई तो वहां के हम उद्योगों को समझ लेंगे, क्योंकि उद्योग कृषि पर आधारित है। कृषि जो है वो मृदा पर आधारित है, और मृदा जो है वो किस पर आधारित होती है? भूगर्भिक संरचना पर किस प्रकार से है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश जो है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या है? प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग क्या है? तो ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको याद होगा कि हमने जब आपको भूगोल पढ़ाए हैं तो उन्होंने बताया था एक अंगारा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है। तो भारत उत्तर प्रदेश जो है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या है? प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक ना। अब मुख्य रूप से अगर हम उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की भूगर्भ संरचना को देखा जाए तो इसे हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट देते हैं। एक तो उत्तर का भाग, उत्तर के बाद दक्षिण का भाग, उत्तर का भाग, उत्तर के साथ साथ दक्षिण का भाग, और दक्षिण के भाग के साथ साथ मध्य का भाग। पूर्व और पश्चिम भाग इसमें नहीं होते हैं, मध्य भाग। क्योंकि इसका जो भाग लिख लेते हैं, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और मध्य भाग, ठीक ना। क्योंकि हम इसका जो भूगर्भिक संरचना है, जो इसका क्रम है वो क्षैतिज रूप में हुआ है, क्षैतिज रूप में। तो सबसे ऊपर ऐसा अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, इस प्रकार से हुआ। ये उत्तर हो गया, ये मध्यवर्ती क्षेत्र हो गया, और ये दक्षिण हो गया, ठीक ना। तो उत्तर, मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिण, इन तीन भागों की हमें भूगर्भिक संरचना देखनी है। अब देखिएगा, अगर हम सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक देश है, और यहाँ पर जो देश है जिससे उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं, हमने बताया आपको, नेपाल। और यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय। और हिमालय के बारे में हम बखूबी आपको समझाए हैं। एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है हिमालय। क्या है? हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण, मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक ना। और हिमालय का जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानें पाई जाती है हिमालय में, क्योंकि हिमालय का निर्माण हुआ है, वहां पर एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। वहां पर एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर, और टेथिस सागर के अवसादों में जब उत्थान की प्रक्रिया हुई, जब उनमें ऊपर उठे वो, तो उत्थान की प्रक्रिया होने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो उत्तर का भाग है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर हिमालय पर्वत पाया जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में क्या है? तो यहाँ पर उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है। उत्तरी भाग में क्या है? तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत जो है वो टर्सरी क्रम की, हिमालय जो है वो टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। टर्सरी क्रम की किन चट्टानों से? अवसादी चट्टान से निर्मित,
अवसादी चट्टान से निर्मित है, टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यानी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है? तो टर्सरी क्रम की चट्टानों से ये निर्मित है, और ये तो टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अगर हम अवसादी चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अवसाद पाए जाएंगे, जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाएंगे। जीव जंतुओं के अवशेष के साथ साथ यहां से इन अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर के अवशेष पाए जाते हैं, चूना पत्थर, ठीक ना, कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक ना, कंकड़ पाए जाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, अभी हम जब यहां पर जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, अभी जब हम भौतिक प्रदेश बताएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर एक मृदा पाई जाती है जिसका नाम होता है जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा का एक भाग है खादर, एक होता है बांगर। तो यहाँ पर खादर और बांगर मिट्टी पाई जाती है जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इनके अवशेष पाए जाते हैं। इनके क्या पाए जाते हैं? अवशेष। उसी चूना पत्थर से यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं और नेपाल के क्षेत्रों में दीपावली के समय उसी चूना पत्थर से घर की पेंटिंग वगैरह, पुताई वगैरह का कार्य किया जाता है, ठीक ना। तो अभी हम केवल भूगर्भिक संरचना समझ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय पर्वत जो है ये टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों से क्या है? निर्मित है, जिनमें बलुआ पत्थर या बालू का पत्थर, चूना पत्थर और कंकड़ पर्याप्त मात्रा में क्या है? पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ बालू भी पाई जाती है, कंकड़ और बालू पाई जाती है, ठीक ना। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम मध्यवर्ती भाग को देखते हैं तो मध्यवर्ती भाग में देखिएगा तो यहाँ पर एक नदी बहती है इस प्रकार से। इस नदी का नाम है गंगा, और गंगा नदी के समांतर यहाँ पर एक नदी और बहती है जिसका नाम है यमुना। और यमुना की कई सारी सहायक नदियां हैं। गंगा की भी यहाँ पर एक सहायक नदी आती है, ठीक ना। एक नदी यहां पर चली जाती है, टोंस नदी यहां पर आके मिल जाती है, ठीक ना। तो उत्तर से भी गंगा में कई सारी नदी मिलती है। तो जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहां पर नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद पाए जाते हैं, और उन्हीं अवसादों के धीरे 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 जमाव से, उन्हीं अवसादों के धीरे 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 जमाव से किसकी प्राप्ति हो गई? और उन्हीं अवसादों के धीरे धीरे जमाव से एक मृदा का निर्माण हो गया, और उस मृदा को नाम दे दिया गया जलोढ़ मृदा। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को नाम दे दिया गया जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। तो अगर हम मध्यवर्ती भाग की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग की बात की जाए तो मध्य भाग में नदियों के अपवाय क्षेत्र, नदियों का अपवाय क्षेत्र है। क्या है? नदियों का अपवाय क्षेत्र है, और नदियों का अपवाय क्षेत्र होने के कारण यहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदियों का अपवाय क्षेत्र होने के कारण यहां पर क्या पाई जाती है? तो नदियों का अपवाय क्षेत्र होने के कारण यहां पर जो चट्टान, जो मृदा पाई जाती है, उस मृदा का नाम क्या है? तो उस मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। ये आपको याद रखना। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मृदा, ठीक ना। अब आते हैं दक्षिणी भाग में। तो उत्तर प्रदेश के अगर हम दक्षिणी भाग को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के अंतर्गत दो चीजें पढ़नी है आपको। एक तो यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र का नाम है बुंदेलखंड पठार। क्या नाम है? बुंदेलखंड पठार। और एक पठारी क्षेत्र यहाँ पर है जिसका नाम है बघेलखंड पठार। यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, और उस पठारी क्षेत्र को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। एक बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, दूसरा बघेलखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक ना। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के अगर दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर दो पठार हैं। एक का नाम क्या है? तो एक का नाम है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पठार। एक पठार है जिसका नाम है बुंदेलखंड पठार, और दूसरा है जिसका नाम है बघेलखंड, बघेलखंड पठार।
है ना। अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड पठार की, भूगर्भिक संरचना की बात हो रही है केवल, तो बुंदेलखंड पठार ए ग्रेनाइट एवं नीच चट्टान से निर्मित, यहां पर ग्रेनाइट और ग्रेनाइट के साथ साथ कौन सी नीच चट्टानें पाई जाती हैं। और बुंदेलखंड का जो पठार है ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन भाग है। और यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, इन चट्टानें कौन सी हैं, तो यहाँ पर ग्रेनाइट और ग्रेनाइट के साथ साथ कौन सी चट्टानें पाई जा रही हैं, ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के साथ साथ यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में यहां से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, लाल पत्थर की प्राप्ति होती है जिसका रंग बालू के आकार का होता है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, बलुआ पत्थर। तो चूना पत्थर के साथ साथ बलुआ पत्थर, ठीक ना। साथ ही साथ यहां से यूरेनियम की भी प्राप्ति होती है, किसकी, यूरेनियम, ठीक ना। अगर बघेलखंड पठार की बात करते हैं तो यहां पर विंध्यन क्रिम की चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी, विंध्यन क्रिम की चट्टान। एक क्वेश्चन कई बार पूछा लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रिम सेल समूह या विंध्यन क्रिम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रिम की जो चट्टानें हैं वो कहां पाई जाती हैं, वो बघेलखंड में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं, बघेलखंड में, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल पर्वत होने के कारण ही यहाँ पर विंध्यन क्रिम की चट्टानें पाई जाती हैं। और इन विंध्यन क्रिम की चट्टानों से फेल्सपार किसकी प्राप्ति होती है, फेल्सपार की प्राप्ति होती है। लाल बलुआ पत्थर फेल्सपार हो गया, फेल्सपार के अतिरिक्त क्या हो गया, लाल बलुआ पत्थर, और लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ और क्या आ जाता है, क्वार्टजाइट। तो यहां से इनकी प्राप्ति होती है, क्वार्टजाइट की यहां से क्या होती है, प्राप्ति होती है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना बात की जाए तो ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड करके देखा। उत्तर में देखा जाए तो हिमालय है, और हिमालय में औषधि क्रिम की चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी क्रिम की, औषधि क्रिम की चट्टानें पाई जाती हैं उत्तर में। दक्षिण में पठारी क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो कैसा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र जो है वो पठारी क्षेत्र है। और यहाँ पर 2 पठार याद रखने हैं, एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। अभी डिटेल में भौतिक प्रदेशों में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, तो वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से एक प्रांत अलग हो गया जिसका नाम रख दिया गया उत्तराखंड। जब तक उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य शामिल था, यानी वर्ष 2000 के पहले की, तो उत्तर प्रदेश में तीनों संरचनाएं पाई जाती थी, तीनों महत्वपूर्ण संरचनाएं, पर्वत, पठार और मैदान। जो ये वाला भाग कट के उत्तराखंड बना दिया गया ना, ये पूरा का पूरा भाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्र था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक ना, हरिद्वार का क्षेत्र, हरिद्वार तो मैदान है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ठीक है, त्रिशूल है, कामेत है, नंदा देवी है, ये सारी पर्वत चोटियां कहाँ की हैं, उत्तराखंड की। तो वर्ष 2000 के पहले कहां पर थी, वर्ष 2000 के पहले ये उत्तर प्रदेश में थी, और ये उत्तर प्रदेश की पर्वत या उत्तर प्रदेश की पर्वत चोटियां कहलाती थी। लेकिन चूंकि अब हम 2000 के बाद की बात करें तो 2020 में आज हम 18 वर्ष हो गए उत्तराखंड के निर्माण हुए, तो अब उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र नहीं पाए जाते, उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र नहीं पाए जाते। उत्तर प्रदेश में केवल मैदान है, और मैदान के साथ साथ पठारी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में मैदान है और मैदान के साथ साथ क्या है, पठारी क्षेत्र है। अभी मैंने, आप देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने अभी कहा था कि पठार पर्वत उत्तर में, हमने लिखा था यहाँ पर नेपाल है, देखिएगा लिखा, हमने लिखा था नेपाल है, और नेपाल में क्या है, हिमालय। हमने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि उत्तर प्रदेश में हिमालय है, चूंकि यहाँ पर जो चट्टान है उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर तक दिखाई देता है, इसलिए ऐसा पढ़ाया हमने, ठीक है ना।
तो वो भूगर्भिक संरचना और ये भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश की बात होती है, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? तो अलग 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 संरचना, अलग अलग संरचना वाले उच्चावच को भौतिक प्रदेश कहते हैं। अलग अलग संरचना वाले भौतिक प्रदेश को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। ठीक है ना, फिर से समझिएगा। पहले तो उच्चावच जो होती है वो अलग अलग ऊंची संरचनाएं होती। मान लीजिएगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई अधिक होती है। ये पठार है, उबड़ खाबड़ होता है, ये मैदान हो गया, ये समतली क्षेत्र हो गया। तो फिर से बनाते हैं, ये पर्वत है, ये उबड़ खाबड़ पठार हो गया, और जो समतल वाला क्षेत्र है ये क्या हो गया आपका? ये मैदान हो गया। ठीक ना। तो अलग अलग ऊंचाई वाली संरचना है, और इन्हीं अलग अलग ऊंचाई वाली संरचनाओं को हम उच्चावच कहते हैं। और जहां पर हम उच्चावचों का अध्ययन करते हैं तो सभी उच्चावचों को एक साथ हम किस नाम से संबोधित कर देते हैं? उन सभी उच्चावचों को हम एक साथ संबोधित कर देते हैं किसके रूप में? भौतिक प्रदेश के रूप में। भौतिक, इनका निर्माण मानव के, फिजिकल रीजन, इनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं हुआ बल्कि प्रकृति के द्वारा हुआ। हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्रकृति के द्वारा निर्मित जो संरचनाएं होती हैं उस क्षेत्र को हम भौतिक प्रदेश की संज्ञा दे देते हैं। उस क्षेत्र को किसकी संज्ञा दे देते हैं? तो उस क्षेत्र को हम संज्ञा दे देते हैं भौतिक प्रदेश की। ठीक ना। किस क्षेत्र का किसकी संज्ञा दे देते हैं? भौतिक प्रदेश की, उसको हम संज्ञा दे देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भौतिक प्रदेशों की, तो उत्तर प्रदेश में बाबू याद रखिएगा मात्र 2 भौतिक प्रदेश हैं। पहले 3 हुआ करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो उत्तर प्रदेश को 2 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। एक तो मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, और दूसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तर का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का कौन सा भाग? तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो उत्तर का मैदान और दक्षिण के पठारी क्षेत्र, इन 2 भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित कर दिया गया भौतिक आधार पर। ठीक ना। तो यहां पर जैसा कि अभी हम बताए थे, बना भी है, ये नदियों का क्षेत्र जो है ये पूरा मैदान हो गया। ये पूरा का क्षेत्र क्या है? ये पूरा क्षेत्र मध्यवर्ती भाग, उत्तर और मध्यवर्ती भाग, ये पूरा मैदानी क्षेत्र हो गया। और दक्षिण का जो भाग है ये कैसे हो गया? ये पठारी क्षेत्र हो गया। तो मैदानी क्षेत्र को अगर सबसे पहले समझें तो उत्तर प्रदेश का जो मैदान है, उत्तर प्रदेश का जो मैदान है वो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा क्या है? तो ये गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है यूपी का उत्तर का मैदान। ठीक ना। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। और इस मैदान में जो मैदान है यूपी का मैदान, जो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है जलोढ़ मृदा। क्या नाम है? जलोढ़ मृदा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर का जो मैदान है उत्तर प्रदेश का, वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित क्या एक मैदान है। और जलोढ़ मिट्टी के आधार पर ही इस मैदान को हमने 2 भागों में बांट दिया। जलोढ़ मिट्टी के आधार पर ही हमने इस मैदान को 2 भागों में बांट दिया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांट दिया। ठीक ना। नाम जानते हैं दोनों आप, एक का नाम है बांगर और एक का नाम क्या है? एक का नाम है खादर। या पहले मैदान समझते हैं। ठीक ना। पहले इसके पहले वाली चीजें समझते हैं, मानचित्र बनाते हैं। ठीक ना। चलिए मैं एक ओरल मानचित्र बनाता हूं आपके लिए। ये मान लीजिएगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और इस प्रकार से ऐसा, ये सोनभद्र हो गया और ये हमारा ललितपुर हो गया, बुंदेलखंड, और इस प्रकार से
ठीक ना। तो यहाँ पर पर्वत है और पर्वत के जो नीचे का जो क्षेत्र होता है, पर्वत का पादीय क्षेत्र जो होता है, तो सबसे पहले जो क्षेत्र मिलता है, इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है और इस क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है भाबर। क्या नाम दिया जाता है? भाबर, जो लगभग 30 से 40 या 50 किलोमीटर तक होता है। और भाबर के दक्षिण में, इस भाबर के दक्षिण में लगभग 60 से 70 किलोमीटर लंबी, 60 से 70 किलोमीटर चौड़ाई है, लंबाई नहीं चौड़ाई है। तो इसको नाम दे दिया जाता है तराई। यानी भाबर और भाबर के दक्षिण में क्या होती है? तो भाबर और भाबर के दक्षिण में होती है तराई। कहीं पर 60 से 70 मिलेगा, कहीं पर 70 से 90 मिल जाता है, 80 से 90 भी मिल जाता है किलोमीटर, ठीक ना। तो भाबर यानी पर्वत है, पर्वत का जो गिरपदीय क्षेत्र होता है भाबर, और भाबर के दक्षिण का क्षेत्र क्या होता है? तराई। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो भाबर के क्षेत्र में क्या हो जाती हैं? गायब, विलुप्त हो जाती है। और भाबर के क्षेत्र में गायब इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं, और जब वो अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं तो अवसादों का जमाव हो जाता है, और जब अवसादों का जमाव हो जाता है तो जब वहां से नदी आती है तो नदी उन मोटे मोटे या बड़े बड़े शिलाखंड जो होते हैं, जो अवसाद होते हैं, उनमें क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र में नदियां सामान्यतः विलुप्त हो जाती? भाबर में। और भाबर में जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं वो तराई के क्षेत्र में पुनः धरातल पर आ जाती है। जो भाबर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं वो तराई के क्षेत्र में प्रकट हो जाती हैं, और जब तराई के क्षेत्र में प्रकट हो जाती हैं तो बहुत अधिक अपने साथ पानी लेकर आती हैं, तो तराई के क्षेत्र में बाढ़ की समस्या क्या हो जाती? बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा है कि नदियां किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं? भाबर के क्षेत्र में, भाबर मैदानी क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में पुनः धरातल पर आती हैं? तो तराई के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आती हैं? तराई के क्षेत्र में आती हैं। तो भाबर और भाबर के साथ साथ क्या हो गया? भाबर के साथ साथ तराई, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरा सहारनपुर से लेकर महाराजगंज तक की पट्टी में यह फैला हुआ क्षेत्र, भाबर और तराई का क्षेत्र, ठीक ना। अब समझिएगा अगली बात, भाबर और तराई तो हो गया, और भाबर क्या है? भाबर पर्वतों का पादीय क्षेत्र होता है, जहां पर्वतों का समाप्त होता है, निचला क्षेत्र जो समतल, भाई पर्वत ऐसा होगा और उसके जो नीचे का जो समतल क्षेत्र होता है उसे क्या नाम दे दिया गया? उसे नाम दे दिया गया पर्वत है, और उससे भाबर, और भाबर के दक्षिण का क्षेत्र तराई। तो इन चीजों को याद रखना, भाबर तराई, ठीक ना। जहां नदियां गायब होती हैं भाबर, और जहां पुनः धरातल पर आती तराई। तराई के क्षेत्र में बाढ़ की समस्या अधिक होने के कारण यहाँ पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। आपका गोरखपुर इसी क्षेत्र में है, और देख लीजिएगा जापानी बुखार, डेंगू के लक्षण यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक मात्रा में डेंगू, ज्वार या चिकनगुनिया जैसे खतरनाक फीवर आते हैं, बुखार बीमारी फैलती है? तो उत्तर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी बहती है, भाई यहाँ पर एक गंगा नदी बह रही है, और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो गंगा और यमुना नदी क्या करती हैं? गंगा और यमुना नदी पर्याप्त मात्रा में अवसादों को बहाकर लाती हैं, और यहाँ पर क्या कर देती हैं? जमा। और जमा करने के बाद यहाँ पर दो मिट्टियों का जमाव हो जाता है, दोनों पढ़ा है आपको, खादर और बांगर। दो मिट्टियों का जमाव हो जाता है, एक का नाम क्या है? तो एक का नाम है खादर, और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम होता है बांगर। एक खादर और दूसरी क्या होती है? बांगर। जो खादर होती है, हम पढ़ा है आपको, जो खादर है एक ऐसी मिट्टी होती है, ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है। और जो बांगर होती है ये प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है, प्राचीन जलोढ़ मृदा। कैसी होती है? प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। कैसी होती है? ये प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा, और बांगर जो है वो कैसी होती है? वो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है, ठीक ना। जब खादर पुराना हो जाता है तो उसी को क्या नाम दिया जाता है? जब खादर पुराना हो जाता है तो उसी को नाम दे दिया जाता है बाबू बांगर। जब खादर पुराना हो जाता है तो उसी को नाम दे दिया जाता है बांगर। दोनों आपको हम बखूबी पढ़ाए हैं। नदियों के क्षेत्र में कौन पाया जाता है? खादर। कहां पाया जाता है? नदी के क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना दिख रहती है। बाढ़ आने की संभावना यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना जो है
वो अधिक रहती है, और बांगर जो है वो नदी तट से दूर होता है, नदी क्षेत्र से दूर होता है, और नदी क्षेत्र से दूर होने के कारण यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना क्या है, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना क्या होती है, तो यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना क्या होती है बाबू, कम होती है, और खादर में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है, ठीक ना। तो ये खादर और बांगर का क्षेत्र हो गए। अब आते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट को समझना है। तो अगर हम दक्षिण के पठारी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में एक पठारी क्षेत्र का तो नाम है बुंदेलखंड, एक का नाम तो क्या है, तो एक का नाम है बुंदेलखंड पठार। और बात करें बुंदेलखंड पठार की, तो ये ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट एवं नीच चट्टान से निर्मित। किससे निर्मित है, तो ये निर्मित है ग्रेनाइट एवं नीच चट्टान। और ग्रेनाइट और नीच चट्टान जब भी टूटती फूटती है, जिसमें जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो इससे जो मिट्टी बनती है उसका नाम है लाल मृदा। कौन सी मिट्टी बनती है, लाल मृदा का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी बन जाती है, लाल मृदा। और लाल मिट्टी में जो है वो दो फसलें उगाई जाती हैं, पहला तो मोटे अनाज, पहला तो मोटे अनाज, और दूसरा मोटे अनाज को हम दलहन फसल कहते हैं, और दूसरी कौन सी, तो दूसरी तिलहन। एक दलहन फसल और दूसरी कौन सी फसल उगाई जाती है, तो तिलहन फसल। अगर मोटे अनाज की बात करते हैं, तो मोटे अनाज में आपका ज्वार है, बाजरा है, ज्वार बाजरा है, मक्का है, ज्वार बाजरा मक्का, चना, मटर, ठीक ना, इन सब की बात होती है। और तिलहन में जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, जैसे तिल हो गया, जैसे सरसों हो गया, जैसे सूरजमुखी हो गया, तिल सरसों सूरजमुखी हो गया, जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन मोटे अनाजों में भी आता है, सोयाबीन हो गया। तो तेल है, सरसों है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, और क्या होता है, अलसी हो गया आपका। तो ये सारी तिलहन फसलें होती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तिल का उत्पादन जो होता है, तिल इस समय बोई जाने वाली है, इस समय का मतलब है वर्षा ऋतु की फसल होती है, वर्षा ऋतु की फसल होती है तिल, ठीक ना। बरसात में जुलाई में बोया जाता है, जुलाई अगस्त में, और सितंबर तक काट लिया जाता है। कम दिन की फसल होती है। काला और सफेद दो प्रकार का तिल होता है, हवन पूजन में होता है ना, स्वाहा, उसमें डाला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तिल का उत्पादन कहां से होता है, अगर ये प्रश्न पूछे उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तिल का उत्पादन जो होता है वो कहां से होता है, तो याद रखना है बुंदेलखंड से। अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड पठार, एक केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला है। यूपी में भी है और साथ साथ एमपी में भी है। टोटल मिला के 7 जिले आते हैं, 7 जिले यूपी के और 6 जिले एमपी के हैं। टोटल जिले हो जाते 13। यूपी के अगर जिलों की बात की जाए तो झांसी हो गया आपका, ललितपुर हो गया, झांसी ललितपुर और जालौन। तो झांसी ललितपुर और जालौन, जालौन का मुख्यालय क्या, उरई। तो झांसी ललितपुर और जालौन, इनको मिलाकर एक मंडल बना दिया गया, और इसको मिलाकर मंडल बनाया गया झांसी मंडल। कौन सा मंडल है, झांसी मंडल। उसके बाद अगला जो जिला इसमें चित्रकूट, ये पवित्र स्थान है। महोबा, बांदा और हमीरपुर, क्या लिख दे रहे हैं हम, बांदा के बाद कौन सा, हमीरपुर। तो 7 जिले हो गए, ठीक ना। और इन 7 जिलों को मिलाकर एक मंडल बना दिया गया, और उस मंडल का नाम है चित्रकूट मंडल। कौन सा मंडल है, चित्रकूट मंडल। बुंदेलखंड पठार की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो हालांकि नदियों में हम नदी परियोजना में अलग पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, एक नदी है जो यहाँ की बेतवा नदी है, महत्वपूर्ण, ये बुंदेलखंड की बड़ी नदी है बेतवा, और एक छोटी नदी है जिसका नाम है केन नदी, बेतवा और केन नदी, ठीक ना। और बुंदेलखंड की सीमा बनाते हुए यमुना नदी भी बहती है, बिल्कुल जालौन में कालपी के से होते हुए बह जाती है, ठीक ना। तो ये बुंदेलखंड पठार है, याद रखना आपको। नदियों के बारे में जब नदी पढ़ेंगे, कौन सी परियोजना है, राजघाट परियोजना है, माता टीला बांध है, परीक्षा बांध है, ठीक ना। ये हम जब नदी और नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे या जल विद्युत परियोजना पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ लेंगे। केवल अभी पठार को पढ़ रहा है, ठीक ना।
दूसरा पठार आता है आपका बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार। तो बघेलखंड पठार की बात कर रहे हैं तो इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो सोनभद्र में है। सोनभद्र और सोनभद्र के साथ साथ ये मिर्जापुर में। सोनभद्र और सोनभद्र के साथ साथ ये कहां फैला है? मिर्जापुर में। और यहां पर भी ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं। और तो ग्रेनाइट और नीस पाए जाने के कारण यहां भी लाल मिट्टी पाई जाती है। और जब लाल मिट्टी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड पठार की जो महत्वपूर्ण नदी है जो बघेलखंड पठार से होकर बहती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी, सॉरी सोनभद्र लिख दिया। बघेलखंड पठार से होकर जो नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। और सोन नदी पर सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, ठीक ना। यह एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील, और मानव निर्मित झील को हम कृत्रिम झील भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल मानव निर्मित झील है। क्या है? ये मानव निर्मित झील है, ठीक ना। इन सारी बातों को आपको याद रखना है। मानव निर्मित झील है, ठीक ना। कौन सी? तो आपकी कौन सी नदी है? तो नदी का नाम है आपकी सोन नदी, और झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय भी बोलते हैं, झील भी बोलते हैं, ठीक है ना। सोनभद्र जिले में है। और सोनभद्र के बारे में हम आपको पहले बताया कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, 4 राज्यों को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को, ठीक ना। तो आज के टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, ठीक ना। कल का अगला टॉपिक मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जलवायु को समझेंगे, फिर मृदा को समझेंगे। एक एक से इसी प्रकार टॉपिकों को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।